नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर एल्ट्रीगेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन इसके पिछले वाले पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा था, अलजेब्रा पोर्शन का थ्योरी ऑफ इक्वेशन था। आज का जो हमारा पार्ट है वो तीसरा पार्ट है और इसके जो है हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट हमने अपलोड कर दिए, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन करके लगभग 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। और जो वो क्वेश्चन वही है जो पेपर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे हमने शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कैसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन हल करते हैं और समय कैसे बचाते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज का जो हमारा जो तीसरा पार्ट है, आज भी हमारे पास 30 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, समय देखेंगे कैसे बचेगा वहां पर। ठीक है, और सारे क्वेश्चन देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, आपको आइडिया क्या मिलता है टॉपिक वाइज चल रहे। ये रहा कि जैसे आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो पढ़ रहे हो आप अलजेब्रा पोर्शन का, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जामिनर जो वहां पर जो तय करते हैं, जो बोर्ड आपका क्वेश्चन तय करता है, जो भी क्वेश्चन आपका पेपर बनता है, तो वहां पर एक आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और हमको तैयारी कैसी कैसी करनी है। ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलता है, क्वेश्चन की वैरायटी जब आप देखते हो, उनको लगाते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी तैयारी ऐसी है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आपका कॉन्फिडेंस उसके लगाने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है कि प्रीवियस जो पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर उनको हम हल कर ले जा रहे हैं तो आने वाले पेपर में भी हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये चीज हमको वहां से पता चलती है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं एक क्वेश्चन करके। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा फॉर ऑल रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 - x + x² / 1 + x + x² इज। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, 0, 1/3, दूसरा 3, अगला है 1। ये चार ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, कैसे पता करेंगे? जैसे अगर इसको लगाने की बात करी जाए तो लगाने में इसको कितना समय लगेगा, इसको y मानोगे, x में दो घात समीकरण बनाओगे, वहां पर आप वास्तविक कंडीशन के लिए d > 0 करोगे, वहां से आपकी x वैल्यू मिलती है। ठीक है, वो तो तरीका हो गया, वो तो तरीका हो गया कि एक प्रकार से उसका जनरल मेथड हो गया जो सोल्यूशन करते हैं। लेकिन अगर इसका सोल्यूशन अगर डायरेक्ट बात करें तो इसका सीधे सीधे मिनिमम वैल्यू 1/3 है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। कैसे चीजें हैं तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज। तो आप देखिए, टीजीटी परिषद 2021 में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन को कुछ चीजें आपको एग्जाम में समय बचाने के लिए, आप कुछ चीजें आपको कुछ रटनी भी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको वहां पर शॉर्टकट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पेपर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन, इसको रीड करिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ x इज ए रियल एंड k = x² - x + 1 लिखा है, और नीचे लिखा है अपान में x² + x + 1 लिखा है। ठीक है, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। आप तरीका तो देखो, इसको तो एक तरीका होता है y बराबर मानो और इसको x में दो घात बनाओ, और वहां पर x रियल है तो कंडीशन वहां पर लगा लेते हैं, d d यहाँ पर रियल है ना, रियल है, d > 0 कर देंगे तो वहां से आपकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो ये केस है आपका रियल का केस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि अगर हम वो पैटर्न अगर लगाएंगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 1/3 से 3 लिखा है और k > 3 लिखा है, और यहाँ लिखा k < 3 है, और नन ऑफ दिस यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हुए। टीजीटी परिषद 2005 क्वेश्चन है, तो रियल के केस क्या होगा, देखो यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि एक तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ से 1/3 है, ये 1/3 हो गया, और यहाँ से हो गया 3। तो यहाँ पर केस है, एक तो केस हमारे पास है 3 से बड़ी, और यहाँ है 1/3 से छोटी, और इसके बीच की वैल्यू। ठीक है, ये बीच की वैल्यू है 1/3 से 3, तो ये वाली बीच की वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, k > 3, इधर लिखा है k > 3, और यहाँ k < 1/3 ये केस दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा, पूरे रियल लाइन को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। एक तो केस ये है कि इन्होंने कहा है कि k का मान जो है 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहे हैं k का मान 1/3 के बराबर या छोटा होना चाहिए, और एक केस है 1/3 से 3 के बीच में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ये कैसे पकड़ेंगे? और वैसे आपको बता दें, आंसर तो इसका डायरेक्ट इसका 3 ही, ए ही सही है। ए सही है, कैसे सही है वो मैं आपको समझाता हूँ। भी सही ए है, लेकिन कैसे ये आप समझिए। पहले तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर k बराबर लिखा क्या है,
के बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू लिखी हुई है, तो यानी कि एक प्रकार से कह लो फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हमें रेंज निकालना है, यानी फंक्शन के की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज पूछा गया है, किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। देखिए कैसे करते हैं। एक बात आप हमको ये बताओ, इन्होंने एक्स रियल नंबर क्यों लिया है? रियल इसलिए लिया है क्योंकि इसका हर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। हर जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर याद हो इसका पहला पार्ट, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, इसको अगर बराबर जीरो करो तो इसका जो हल होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है। इसका मतलब है इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए इसका हर जीरो नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात ये होगी। दूसरा ये है कि यहां पर देखो अंश को देखो, अंश में जो चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर इसको हम बराबर जीरो कर दें तो याद करो इसका जो रूट बताया था, इसका हमने बताया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, इसका हमने बताया था माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब आप किसी क्वेश्चन को लगाइए तो उस क्वेश्चन की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हमने लगाया तो वहां पर इसका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था, तो अल्फा बीटा रूट थे, तो वहां अल्फा की पावर ऐसा 2010 था, 2000 बीटा की पावर 2010 था, इस तरह क्वेश्चन लगाए थे। और इस माइनस वाले के लिए भी लगाया था। तो इसका मतलब है जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है इन दोनों का, ये दोनों कभी जीरो नहीं हो सकते, सेपरेट जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जो बराबर जीरो दे। देखो इमेजिनरी के लिए तो जीरो हो जाएगा, लेकिन रियल नंबर के लिए ये जीरो नहीं होगा, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। ये बातें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको हमको लगाना है तो हम तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे, लेकिन आपको चीजें एक एक चीज समझानी है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, अगर आपको जानना है तो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू दे रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास चार वैल्यू दी है। एक दिया है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक लिखा है के इज लेस देन और इक्वल टू 3, एक लिखा है के का मान 1/3 से बड़ा और 3 से छोटा। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, तीन केसेस है, एक में ननाद दीज भी है। अब आप एक बात बताओ हमें, एक बात हमें बताओ कि ये कह रहे हैं, इसको आप पकड़ो, इसको ले लो, इसको ले लो, के की वैल्यू 1/3 से छोटी या बराबर। आप बताओ इससे छोटी वैल्यू के की वैल्यू जीरो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि 1/3 से छोटा जीरो होता है। तो एक बात बताओ, हम मान लेते सपोज करते हैं इसकी वैल्यू जीरो होगी, मान लेते सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अब आप हमको बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो, यानी हमने मान लिया है के की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो रख लिया। अब हम ये चेक करते हैं किस के मान के लिए, मतलब के बराबर जीरो के लिए एक्स का मान क्या रहा होगा। अब आप बताओ क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो होगा? किसी रियल नंबर के लिए जीरो होगा। इसका मतलब है, क्योंकि इसका हल होता है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी इसका कोई रियल रूट नहीं होता। और समझना चाहो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ से बी स्क्वायर एन 1 और माइनस 4 इसी 4, ये माइनस का 3 लेस देन जीरो आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, इसका मतलब इसका रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हो? देखो समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि के का मान कभी जीरो नहीं हो सकता, के का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसके रेंज में कभी जीरो नहीं आ सकता है। तो ये कह रहे हैं जो के का मान लेस देन आर इक्वल टू 3, ये गलत हुआ कि सत्य हुआ? गलत हो चुका है। ये बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया होगा, ये आंसर नहीं होगा। रही बात ये के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लिखा, इसको आप पकड़िए, इसको आप पकड़िए पकड़िए, ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है? एक पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम ये देखते हैं, जो हमारे पास के बराबर लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इस पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। देखिए अब इसका हम दूसरा केस लेते हैं, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़ी या बराबर। आप बताओ इसकी वैल्यू बराबर 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6, कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो, कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो।
हम 4 ले लेते हैं के का मान। के का मान क्या ले लेते हैं 4, 4 ले लिया तो बराबर 4 कर दिया, इसके यहां से बराबर कर दिया 4, ठीक है 4 बराबर कर दिया। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ से अगर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4x और प्लस का 4। इतना क्लियर हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 5x और ये 1 उधर चला जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब आप हमें ये बताओ इसका क्या कोई रियल सोल्यूशन है? रियल सोल्यूशन अगर होगा तो डी का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तुरंत आप निकालो, इसका कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं। डी बराबर बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac यानी 3 गुणे 3। आप बताओ ये 25 लिखा है, ये 3 3 9 चौक 36, क्लियर है 36 यानी माइनस का 11 लेस देन 0 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है किसी भी रियल नंबर के लिए इसका सोल्यूशन नहीं है, यानी ये यहाँ इसका जो है इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है के का मान कभी भी 4 नहीं हो सकता है, और जब 4 नहीं हो सकता है तो के का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं होगा, तो बी आंसर भी हमारा गलत हो चुका है। तो देखिए ये चीजें समझाने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप चाहो ना तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 पुट करो, कभी नहीं होगा। आप 0 बराबर ये मन में करने की जरूरत है, बराबर 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 आ गया, इसका कोई रियल होगा नहीं, तो इसका मतलब कभी भी 0 इसका मान हो ही नहीं सकता है। तो के का मान लेस देन और इक्वल टू 3 के से ही गलत हो जाएगा, क्लियर है। वैसे यहाँ 4 रख के देख लो, 4 वाले को हल कर लो, ये भी गलत हो गया। तो चांसेस हमारे पूरे पूरे ए के बचे हैं। इसकी वैल्यू अगर रखना चाहो तो रख के देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें कैसे हम कर रहे हैं चीजों को, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है, ये हमारा के का मान है। अब आप बताओ 1/3 और 3 के बीच में क्या आता है? बहुत सी वैल्यू आती है। आप देखो 1/3 के बीच 1/3 के बीच में आपका 1 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, बहुत सारी वैल्यू आती है। कोई भी वैल्यू चूज कर लो, चलो हम 1 ले लेते हैं, बराबर में 1 रख दो इधर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ से हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 से 1 कटा, 2x बराबर 0, तो x बराबर 0। समझ में आया? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया है, यानी 0 रियल, क्योंकि 0 आया ना x, तो 0 हमारा रियल में बिलोंग करता है। इसका मतलब है x बराबर 0 के लिए k का मान 1 आएगा, रख के देख लो चाहे तो, x बराबर 0 रखो इसमें, तो देखो यहाँ 0 0 0 0 1 by 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है k की जगह अगर x की बराबर 0 करते हैं तो यानी k का मान क्या आ जाता है हमारे पास 1। कब? जब x बराबर 0 लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू आपकी 1 वैल्यू हो सकती है। तो साफ साफ पता चल रहा। अगर और देखना चाहो तो मैं आपको 2 रख के भी दिखा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ये, आप इन सबको नोट करते चलिए, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको अपना एनालिसिस हम बता रहे हैं, कहीं किताब में लिखी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये अपना ऑब्जर्वेशन है। आप किताबों में तो लिखा होगा बराबर के करके लिखा होगा, बराबर में y मान लेंगे, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना लेंगे, वहां पर क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। रियल रूट्स का क्या होता है केस, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, वहीं से हल करते हैं, वो अलग तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसकी वैल्यू हमने क्या कहा, के बराबर इस बार क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। देखो इसके बीच में 2 आता है ना, तो 2 रख के दिखा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 3x, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है, ये उधर जाएगा, प्लस का 1 हो गया। तो आप बताओ इसका हल, इसका d निकाल लो, देखो b स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 9 माइनस 4 यानी 5 आएगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है इसका रियल रूट पॉसिबल है, इसका अल्फा बीटा 2 रियल रूट जो होंगे वो रियल में बिलोंग करेंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। इसका मतलब ये साफ साफ एक बात क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर k का मान 2 भी हो सकता है। तो वही बात तो आपसे कह रहे थे कि 1/3 से 3 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर जो k का मान था वो था
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास के का मान दे रखा हुआ था। इसको ध्यान दीजिए, इसका जो रेंज है वो कहां से कहां के बीच में आया, 1/3 से और 3 के बीच में आया है। इसका मतलब समझते हो, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1/3 है। और हम आपसे कहें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो बात समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन में इन्होंने रेंज पूछा था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। हम आपसे कहते हैं इस रिजल्ट को याद करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब देखो आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो रट जाते हैं, आप तैयारी करते समय आप ये सब चीजें रट जाती दिमाग में, सीधे आपको पता चलेगा 1/3 से 3 होगा, है ना। और बाकी तो तरीका हमने आपको बता ही दिया कैसे करना। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक पूछा और पूछता हूं मैं, अगर ये y बराबर ये लिखा हो नीचे वाला ऊपर हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर हो जाए और नीचे हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सोचना जरा क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, नीचे वाली चीज ऊपर भेज दी है, ऊपर वाली चीज नीचे भेज दी है। तो याद रखना इसका भी रेंज बिल्कुल वही होगा जो इसका था, 1/3 से 3 रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ऊपर नीचे बदल देना, क्योंकि आप रिजल्ट कैसे याद करोगे, आपका कंफ्यूजन जानते क्या होगा, कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे कि माइनस ऊपर था कि प्लस ऊपर था। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, चाहे माइनस ऊपर रखो चाहे प्लस वाला ऊपर रखो, दोनों का केस एक ही है। इसका भी रेंज -1/3 से 3 होगा और इसका भी रेंज 1/3 से 3 होगा। ये चीज आपको समझनी थी, वही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को बताइए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं 2021 में। ये क्वेश्चन जो इसका पीछे वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2005 में आया था। सोचो 2005 का क्वेश्चन 2021 वाले पेपर में इन्होंने रिपीट कर दिया। सोचो ये 2021 में क्वेश्चन आया था, लिखा था x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका निम्नलिखित मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप बताओ, इस क्वेश्चन का हमने आपसे शुरू में बोला था, अगर आपने इस पहले वाले क्वेश्चन को जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, अगर उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप बताओ ना इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सीधे सीधे इसका मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू यहाँ से 1/3 हो जाएगा और इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान 3 होगा। क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा और इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन मत समझो, इसको एज ए थ्योरम समझो। थ्योरम इसलिए समझो क्योंकि इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन अगर अगले पेपर में इसका अगर हाईएस्ट वैल्यू पूछ ले तो वहां पर आपको फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने में। समझ में आई बात, समझ में आपको आ चुकी होगी। ये टीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, लिखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी है। यहाँ पर 3 टर्म लिखे, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, गामा अल्फा डेल्टा, डेल्टा अल्फा बीटा, यानी कि आपको पता है इसके 4 रूट हैं। आप देखो ध्यान से देखना जरा, इन चारों टर्म में एक चीज गायब है, हर टर्म में एक चीज गायब है। जैसे अल्फा बीटा गामा है तो इसमें डेल्टा गायब है, इसमें क्या है बीटा गामा डेल्टा है, बीटा गामा डेल्टा है तो अल्फा इसमें गायब है। देखो इसमें क्या गायब है, इसमें गायब है अल्फा बीटा गामा, इसमें डेल्टा गायब है। क्लियर है, इसमें डेल्टा गायब है। इसमें क्या गायब है, इसमें क्या गायब है सोचो, इसमें देखो अल्फा गायब है, इसमें क्या गायब है अल्फा गायब है। ठीक है, इसमें अल्फा गायब, इसमें क्या गायब है सोचो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बीटा गायब है, बीटा गायब है। इसमें बोलो क्या गायब है, इसमें गामा गायब है। ठीक है, सोचो जरा, सोचो क्वेश्चन को, सोचो कैसे करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा रोकिए, पीजीटी परीक्षा 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन को करते हैं इस क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग के लगाना है कि इन चारों टर्म में मल्टीप्लाई जो रहे, इन चारों टर्म में एक चीज गायब है अल्फा। देखो आप समझो, हम देखो क्या करने वाले हैं, जो जो गायब है उसको हम प्लस में मार देंगे। क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे। तो सोचना जरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं अल्फा, अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा।
डेल्टा, अब आप बताओ इसमें से क्या गायब था, डेल्टा गायब था, तो डेल्टा हमने जोड़ा है तो डेल्टा हम माइनस भी कर दे रहे हैं। दूसरा टर्म बोलो यहां से क्या गायब है, इसमें क्या गायब था, इसमें गायब था आपका ये अल्फा गायब था, तो यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और हमने अल्फा जोड़ा है तो हम यहाँ पे अल्फा माइनस कर दे रहे हैं। ये चीज समझ में आई आपको? यहां से अगले टर्म में दिमाग लगाओ, यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पूरा नोट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बीटा घटा दीजिए, क्योंकि जो चीज जोड़ेंगे वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो पहला टर्म ये, पहला टर्म ये, पहला टर्म ये, आपको पता है अगला फिर से यही अल्फा बीटा प्लस गामा और प्लस डेल्टा जोड़ दिया और माइनस में क्या कर देंगे, गामा माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना इतना क्लियर है तो आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाना। देखो दिक्कत क्या है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले किताबें जो चलती थी वहां पर सारे टॉपिक थे, अब के जो क्लासेस में है वो यूपी बोर्ड के जो किताबें उठा लो ये सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, पहले सिलेबस में होते थे, इसलिए ये सब बहुत आसान था, हमने ये सबको पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ा था, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन रहते थे। क्वेश्चन को करना कैसे वो हम आपको अप्रोच बता रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, चारों टर्म में हमने वो चीज जोड़ दी और घटा दी जो चीज कंप्लीट करती है इस पूरे टर्म को। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चीज हम मन में कर सकते थे और आपको दिखाने के लिए सिर्फ किया है। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे आप इसको समझते हो? तो इसका देखो आपने क्यूबिक तक का रटा होगा, 4 के लिए नहीं रटा होगा, 5 के लिए नहीं रटा होगा, उसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है -1 की घात यहाँ पे करेंगे और नीचे करेंगे देखो गुणांक करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। देखो तरीका मैं बताता हूं, यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे -1 की पावर 1 करेंगे, एक तो ये हो गया। नीचे क्या करेंगे, x की पावर जो अधिकतम कॉफिशिएंट पावर होगी उसका गुणांक, x की पावर 4 का गुणांक, यहाँ क्या होगा, x की पावर 4 का गुणांक 1 है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, x की पावर 4 का गुणांक। क्लियर है? ऊपर क्या रहेगा, एक एक टर्म लिया गया, सिंगल सिंगल टर्म है, तो 4 में 1 कम करो 3 आता है, तो x की घात 3 का गुणांक। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा। अगर हम आपसे कहते हैं यहाँ दो दो पद लेते, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, ऐसा लेते मतलब दो, तो आपको क्या करना पड़ता, नीचे सब कुछ सेम होता है, यहाँ -1 की पावर 2 कर देते और यहाँ पे दो टर्म लेते, तो 4 में 2 घटाए तो यहाँ 2 आ जाता, तो x² का गुणांक ऊपर लिखते, तो ये रूल होता है। यहाँ पर देखो कैसे करते, ये वैल्यू माइनस हो गई और यहाँ पे बताओ इसमें x³ है, इसमें x³ है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका गुणांक 0 हो जाएगा और x की पावर 4 का गुणांक लिखने की जरूरत नहीं, पूरी वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 आ चुकी है, इसका मतलब ये खत्म हो चुका ये भी खत्म हो चुका है, ये भी 0, ये भी 0। यहां से देखो क्या बचा यहां से डेल्टा माइनस का डेल्टा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा माइनस का गामा बचा है, चारों को गुणा कर दोगे, देखो माइनस माइनस 4 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बचा। ये चीज पता है, ये चीज हम मन में कर लेते, आपको बताने के लिए सब लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल गया था यहाँ x³ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, जो ये माइनस करेंगे वही बचेगा। यहाँ से यहाँ से माइनस डेल्टा बचता, यहाँ से माइनस अल्फा बचता, यहाँ से माइनस बीटा बचता, यहाँ से माइनस गामा बचता, ठीक है। मल्टीप्लाई करते अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकल आता। इसका कैसे हल करेंगे, देखो वही ट्रिक लगाते हैं। पहले बताओ -1 की पावर कितनी करेंगे, कितने टर्म है, 1 2 3, देखो एक पद में 4 चीजें गुणा की गई, यहाँ क्या था, एक पद में एक टर्म था, यहाँ 4 है तो यहाँ -1 की पावर 4, एक तो पहला ये होगा गुणा देखो पहले आप बताओ नीचे किसका गुणांक होगा, 4 है, देखो नीचे तो x की पावर 4 का ही गुणांक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 4 का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा बताओ, 4 में 4 घटाओ, देखो ऊपर देखो यहाँ 4 4 है ना, 4 पद है, टर्म है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है, तो 4 में 4 घटाओगे x पावर 0 यानी 1 अचर वैल्यू आ जाएगी, तो सीधे सीधे ऊपर कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद लिखना चाहो तो अचर पद लिख लो, तो ये -1 की पावर 4 प्लस रहेगा, अचर पद क्या है इसमें बोलो 4 है, यहाँ सीधे सीधे 4 दिख रही है, नीचे
x 1 आ जाएगा, इसका मतलब 4 इसका मान आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे पद की वैल्यू है किसके बराबर, 4 के बराबर है। इसमें बताओ कहाँ 4 दिया दिया 6 दिया है, -5 दिया, -4 दिया है, कोई आंसर नहीं दिया, सीधे सीधे इसका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ अब आपकी दिक्कत जानते हो कहाँ होगी, दिक्कत होगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें हमारा 4 आंसर आया, तो यहाँ -4 आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके दिमाग में आएगा, हो सकता है हमने गलती किया हो, -4 पे मारो, हो सकता है माइनस गलती किया, लेकिन हमने कहीं पर कोई गलती नहीं की है, सीधे सीधे इसका डी आंसर होगा, कोई डाउट नहीं, एकदम साफ क्लियर है, आंसर हमारा डी ही होगा, -4 नहीं होगा। ये पीजीटी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन को हल करना था हमने आपको एक एक पॉइंट बताया हमने, ठीक है। ये शॉर्टकट से मात्र, ये बहुत ज्यादा 10 20 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। कैसा नहीं है समझो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मन में समझो भाई, आपका देखो माइनस डेल्टा होगा, यहाँ से माइनस अल्फा होगा, माइनस बीटा होगा, माइनस गामा, सिमेट्री बच रही है। आप सीधे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही थी, क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट था ही नहीं, तो 0 आ गया, तो माइनस डेल्टा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बचा, सबका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर पर, सीधे 4 वैल्यू आ रही थी। ये सब पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस तरह क्वेश्चन करने के, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अगर मजबूत है तो एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा समय बचाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। अगर आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो देख लिया है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप बताओ हमको। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि नहीं बताया था आपको, बताया था। कैसे बताया था आपको याद होगा, हमने कहा था अगर आपको रेशियो में अगर रूट दिया हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहां पे हमने बताया था m/n लिखना, m/n लिखना, जो भी रेशियो दिया होगा उसको m/n लिखेंगे, रूट मार देंगे। सेम चीज वही उतारेंगे, उल्टा कर देंगे, n/m कर देंगे। बताया था नहीं बताया था, m/n फिर n/m कर देंगे, प्लस का अंडर रूट हमने बताया था, b का स्क्वायर करेंगे यानी b स्क्वायर करेंगे, और अपान में कर देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट ac, क्या कर देंगे ac, और बराबर 0 कर देंगे। ये रिजल्ट आपने अगर पहला पार्ट मेरा वीडियो देखा होगा, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया था, और बहुत ही शॉर्टकट से बताया था। देखिए आज क्वेश्चन छूट गया, अगर याद होता, अगर पूरी पीपीटी देखे होते तो इस क्वेश्चन को मैं वहीं एक्सप्लेन करता, ठीक है। ये नजर से छूट गया इसलिए अलग हो गया है क्वेश्चन, नहीं तो ये एक साथ बताने वाला था। चलिए इसको हम करा देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। देखो यहाँ पे कहीं रूट नहीं है, तो एक काम करो, इन दोनों को हल करो जरा। तो हल करेंगे तो नीचे का एलसीएम आएगा √mn आएगा, इसको गुणा करेंगे तो m प्लस n बनेगा कि नहीं बनेगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं और इस चीज को दूसरी तरफ भेज दे रहे हैं, तो यहां से बताओ ये आ जाएगा माइनस का रूट में b स्क्वायर अपॉन ac आ जाएगा। वर्ग कर दो, आपका आंसर आ चुका है। वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो यहां से आ जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहां से क्या आ जाएगा mn आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन ac आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, आंसर दिख रहा है। b स्क्वायर mn कहां लिखा है, b स्क्वायर mn यहां लिखा है, यहां लिखा है, तो यहां नहीं दिखा है, इसको तुरंत उड़ाओ। यहां पर फिर देखो क्या लिखा है, ac इन ब्रैकेट m प्लस n का होल स्क्वायर, ac m प्लस n का होल स्क्वायर, सीधे सीधे सी आंसर करेक्ट हो रहा है। तो आगे करने की जरूरत नहीं, करते तो हम यहां पर भी उड़ा देते, लेकिन आपको दिखाना था तो चीजें कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ac, ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर, यहां से देखिए b स्क्वायर mn आ चुका है। मिलाओ, b स्क्वायर देखो mn ये लिखा हुआ है, और ac ये रहा, और m प्लस n का होल स्क्वायर ये रहा, तो सीधे सीधे आंसर आ गया। हमने आपको उस समय बताया था 3 क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आपको अगर याद रखना है तो क्वेश्चन ये बहुत ही आसान था, 1 मिनट के अंदर का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा समय लेने वाला था ये था, ठीक है। ये टीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन था। कैसे हमने बताया आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन की सारी वैरायटी हमने लिया है, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन सबको आप प्रैक्टिस करिए, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में खास ही है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे पहले आप इसको समझो, ठीक है। क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 1 लिखा है। एक बात हमको बताओ, ये आधार में समझो x लिखा है, आधार में समझो क्या लिखा है x, ठीक है, और पावर में है y, और बराबर में क्या है 1।
समझना इस चीज को, समझना। अगर आपने गणित को बहुत बारीकी से पढ़ा है तो आप बताओ इधर x और y में क्या वैल्यू होनी चाहिए 1 आ जाए। सोचो y, अब आप सोचो किसी की घात 0 हो तो मान हमेशा क्या होता है 1। इसका मतलब है पहला केस, अगर y का मान अगर 0 कर दें, y का मान 0 कर दे तो x की घात 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है y बराबर 0, यानी एक बार पावर को 0 हम कर सकते हैं। दूसरा केस बोलो, दूसरा केस ये है अगर हमारा x बराबर 1 हो जाए, यानी आधार 1 हो जाए, y कुछ भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, 1 की पावर अगर y हो जाए तो इसका मान क्या होगा, ये हमेशा 1 होगा। तो इसका मतलब है हमारा आधार अगर 1 हो जाए, y कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। क्लियर है इतना। तीसरा केस, अब देखो तीसरा केस क्या है। तीसरा केस है अगर x की वैल्यू -1 हो जाए, क्या हो जाए, तो -1 हो जाए, तो -1 की पावर y बराबर 1 कब होगा, बताओ आप जल्दी से। -1 की पावर y अगर है तो 1 कब होगा, जब y आपका y क्या हो, सम संख्या हो, क्या हो, y सम संख्या हो। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कि x की पावर y 1 कब होगा, जब घात एक बार 0 हो जाए तो 1 होता है। देखो x की पावर 0 1। एक क्या होगा, अगर आधार इसका जो ये बेस है अगर ये 1 हो जाए तो 1 की पावर y 1 हो जाएगा। और एक क्या है -1 अगर रख लें तो -1 की पावर y 1 कब होगा, जब y आपका इवन हो, क्योंकि आड हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या लिखा 1 लिखा है। क्लियर क्लियर है हमारा क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बराबर 0 करिए, सबसे पहला केस 0 करिए, यानी पहला केस y बराबर 0, यानी घात को 0 करना, यानी x² माइनस प्लस का 4x माइनस का 60 बराबर 0। देखो ये समझाने में समय लगा, नहीं तो आप बताओ इसका आप सीधे मन में ही 0 करो, इसका फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर क्या क्या आएगा, 10 छक्के 60, 10 में 6 गया 4 आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका फैक्टर अगर आपको करना आता है तो x + 10 x - 6 होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ से घटा देने पे आपका 4 आ जाए, गुणा करने पे 60 सीधे आ रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 6 और -10। क्लियर है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये है इस बार हम इस केस को देखो आधार को 1 ले रहे हैं, यानी जो आधार में x² - 5x + 5 लिखा है इसको बराबर में 1 लिख रहे हैं। इसको हल करिए प्लस में 4 बराबर 0 आ जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन करिए तो x - 4 और x - 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। आप देखिए यहाँ से 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही, 4 आ रही, दूसरी 1 आ रही, 2 वैल्यू निकल चुकी है या 4 वैल्यू, 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। दूसरा केस, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि आधार की वैल्यू 1 हो जाए, यानी हमारा x² -1 हो जाए, x² माइनस का 5x + 5 बराबर -1 हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ से x² - 5x + 6, इसको आप तोड़िए तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 x - 2 x - 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आप बताओ। x की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आएगी और एक 3 आएगी। क्लियर है, 2 आएगी और 3 आएगी। तो अब आपको क्या करना है, यानी कि 2 और 3 लेने पे इसकी वैल्यू -1 आएगी, क्या आएगी, -1 आएगी। अब ये चेक कर लो कि 2 पर इसकी पावर क्या होगी, इवन होगी कि ऑड होगी। आप देखो 2 रखो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये दोनों इवन है और 60 भी इवन है, इवन हल करके इवन ही आएगा। इसका मतलब 2 पर हमारा इवन देगा पावर। 3 पर रख के देखो, 3 हमारा इवन, 3 3 का 9, तो ये हमारा विषम हो गया, और 3 चौके 12, ये आपके दोनों इवन, ये ऑड है, तो आपका जाहिर सी बात 8 बचेगा। तो इसका मतलब 3 पर हमारा पावर ऑड देगा, क्या देगा, और 2 पर हमारा पावर क्या देगा, इवन देगा। इसका मतलब हम यहाँ पर x बराबर सिर्फ 2 ही ले सकते हैं। तो यानी हमारे पास आंसर घूम फिर के 5 रिजल्ट आया, 6 - 10, 4 और 1 और दूसरा 2। जोड़िए जरा से, सबको जोड़िए, इन सबको ऐड करिए, क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से 6 माइनस का 10 और प्लस का यहाँ से 4 और प्लस का 1 प्लस का 2, इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ना तो बहुत आसानी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। 6 4 10 से पूरा कट गया, 2 1 3 आंसर आ चुका है, 3 आंसर, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को हमने कैसे कराया है, एक एक पॉइंट हमने आपको बताया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हो इसको पढ़िए जरा, रीड करिए।
लिखा है ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बोला गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम है। क्या है, प्राइम है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम है, तो यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। सोचने की बात यह है कि ये चीज अगर प्राइम है तो ये पूरी की पूरी संख्या या तो 1 से डिवाइड होगी या तो खुद से डिवाइड होगी, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो एक काम करने की जरूरत यह है कि अगर a माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाए तो a प्लस बी ही बचे, क्योंकि दो फैक्टर मिल रहे हैं ना। अगर दो फैक्टर मिल रहे हैं तो अगर a माइनस बी से भी डिविजिबल है और a प्लस बी से डिविजिबल है तो वो संख्या फिर आपकी प्राइम नहीं होगी। तो और यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, a माइनस बी की वैल्यू 1 ले ले, यानी दो नेचुरल नंबर ऐसे ले जिनका डिफरेंस 1 हो। चलिए देख लेते हैं, जैसे जैसे आपका ले ली 1 और 2 ले लिया। क्या ले लिया, 1 और 2। तो आप बताइए 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 2 प्लस 1 आएगा और 2 माइनस 1 आएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से 3 गुणे में 1 आ जाएगा, तो 3 है बराबर में। तो 3, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 है, और ये चीज किसके बराबर है, हमने 1 और 2 लिया था, ये 2 प्लस 1 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1 है कि नहीं, बताओ यहाँ पे। यानी सीधे सीधे हमारा डी आंसर करेक्ट हो रहा है। इन दोनों, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो आपका अगर प्राइम नंबर है, प्राइम देखो आप 3 क्या है, यहाँ से प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये और बराबर किसके है, 2 प्लस 3 किसका मतलब है उनका जो वर्ग, इनका जो वर्गों का जो डिफरेंस है उनके सम के बराबर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी हो जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर डी हो जाएगा, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं लेना है कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 4, 2 और 3 ले लेते हैं, 3 और 2, इसका वर्ग करिए, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आप जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 ये 5 आ जाएगा और गुणे में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो 5 आया किसके बराबर है, 3 प्लस 2 के, 3 प्लस 2 के, तो 5 यहाँ पे क्या है, प्राइम भी है और ये बराबर जोड़ के है। तो आपका आंसर ए प्लस बी हो रहा है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। समझिए क्वेश्चन को कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4 यही सब सारी वैल्यू हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करो, जब ये n बराबर सभी पॉजिटिव नंबर के लिए डिविजिबल है तो कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो n बराबर 1 रख लो, इसमें 1 रखो n बराबर, तो 1 रखने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है और माइनस का बी सी प्लस का सी डी और माइनस का डी ए। क्या रिजल्ट आ रहा, तो ये नंबर इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने n पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो ये जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो n के सभी मानों के लिए डिविजिबल होगा। तो यहाँ चारों आंसर कौन सा दे रखा हुआ है, सीधे ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, यहाँ ए बी माइनस बी सी है, प्लस का सी डी माइनस का डी ए। देखिए ये नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं लगा है, तो ये हमारा डी आंसर करेक्ट हो रहा है। मिला लो मिला लो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में माइनस है, ए बी प्लस है ना। इसमें भी देखो यहाँ प्लस लगा, ये भी नहीं हो सकता था। यहाँ पर देखो ए बी माइनस बी सी, ये तो सही था, यहाँ से सी डी भी सही था, यहाँ प्लस लगा तो ये नहीं होगा। सीधे सीधे हमारा डी का आंसर करो हो जाएगा ए बी माइनस बी सी, यहाँ से सी डी, यहाँ से डी ए। कैसे कराया, सिर्फ n बराबर 1 रखती है, सीधे आंसर आ गया। टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दरअसल पुराने पैटर्न के हैं, ये पहले क्वेश्चन आते थे। अब देखो पूछा जाए ना पूछा जाए अलग बात है, लेकिन है ये टीजीटी पीजीटी का, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे तो वो हम समझेंगे। देखो यहाँ लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा, क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू आई कहां से। अगर आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन आसान है। देखो समझो इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसको अगर गुणा कर दिया जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू, इसको गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो ये सेटिंग होती है, क्योंकि जब अल्फा से गुणा करोगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा होगा, आगे गुणा करोगे यहाँ से तो अल्फा बीटा गामा, इसको करोगे तो अल्फा स्क्वायर गामा। ऐसे क्वेश्चन को करना। एक तो आप ये समझ लो, पहले यहाँ ये समझो ये लिखा क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा लिखा है, क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा लिखा है किसके अंदर, सिग्मा के अंदर। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो, ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा, क्लियर है, और यहां से अल्फा स्क्वायर गामा, क्लियर। यहां से ऐसे समझो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह एक बार बीटा लिया,
देखो यहाँ पे एक बार बीटा ले लिया, एक बार क्या ले लिया, गामा ले लिया। अल्फा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो अल्फा का एक कवर कर देना है और साथ में दूसरा टर्म आ जाएगा, तो एक बार अल्फा स्क्वायर बीटा, दूसरा अल्फा स्क्वायर गामा। अगला बोलो, अगला अगर यहाँ पे हम बीटा स्क्वायर कर देते हैं तो बीटा स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे एक बार अल्फा और एक बार बीटा स्क्वायर है तो एक बार यहाँ पे गामा आ जाएगा। ऐसे ही अगर गामा स्क्वायर कर देते हैं तो एक बार अल्फा और एक बार गामा स्क्वायर कर देते हैं तो एक बार आपका बीटा आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो अल्फा 2 बार है तो बीटा गामा, बीटा 2 बार है यहाँ पर तो एक बार अल्फा एक बार गामा, और यहाँ पे गामा स्क्वायर है तो एक बार अल्फा एक बार बीटा। तो ये इसका रिजल्ट है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतना क्लियर होगा। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं आगे देखो। तो यहां पर ये चीज थी, अब इसको मल्टीप्लाई करिए इसको देखो एक चीज आप जान लो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो लिखा है इसको बोलते हैं सिग्मा अल्फा बोल सकते हैं। और ये जो अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा बीटा और ये बीटा गामा और ये गामा अल्फा लिखा है, इसकी वैल्यू लिख सकते हो अल्फा बीटा। क्लियर है, ऐसे लिखा जाता है अल्फा बीटा ठीक है, इसको सिग्मा में ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसको, अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, इसको करोगे तो अल्फा बीटा गामा, इसको करोगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर गामा आ जाएगा। देखिए अल्फा बीटा गामा नहीं लिख रहे हैं, अब बीटा से करोगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा, यानी ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा और प्लस बीटा स्क्वायर गामा। और जैसे ही बीटा को गुणा करोगे इससे तो अल्फा बीटा गामा होगा, उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। आगे बोलो, गामा से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा गामा स्क्वायर अल्फा और ये गामा स्क्वायर बीटा। अल्फा बीटा गामा 3 बार आया है तो 3 बार अल्फा बीटा गामा लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या लिखा है सिग्मा अल्फा, ये क्या लिखा है सिग्मा अल्फा बीटा, ये क्या लिखा है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये क्या लिखा है सिग्मा, ये वाला ये क्या लिखा है। 3 यहाँ बाहर करो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। एक काम करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही टर्म है, तो यहाँ से 3 अल्फा बीटा गामा, इसमें सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी हमें वैल्यू इसकी निकालनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बस क्वेश्चन में अगर ये चीज आप जानते होते तो क्वेश्चन एक लाइन था, इस रिजल्ट को आपको याद करना था। देखिए ये प्रूफ हम करा देना क्योंकि नई चीजें हैं, क्योंकि अब ये चीजें सिलेबस में नहीं है, आपके इंटर किताबों में नहीं मिलती, पुरानी किताबें जो थी वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा अल्फा, ये हो जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा और माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा। ये रिजल्ट अगर आपको याद होता तो सीधे वैल्यू इसकी निकाल लेते, इतना करने की जरूरत है। लेकिन आज के बाद इसको याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं इसको कैसे याद करोगे। जैसे यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा लिखा है, बीटा लिखा तो यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा बीटा तोड़ सकते हो, तो एक में सिग्मा अल्फा एक में अल्फा बीटा डाल दिया और माइनस का 3 अल्फा बीटा, इसको रट लीजिए, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा गामा क्या आएगा, अल्फा प्लस यानी सिग्मा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पी, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का पी, और यहाँ से सिग्मा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस आर आ जाएगी। यही सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सीधे अल्फा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अल्फा की वैल्यू माइनस का पी रख दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्यू हो गया। इतना क्लियर हो गया। और ये अल्फा बीटा गामा कितना आर है माइनस का, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3r हो गया। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 3r माइनस का पी क्यू रिजल्ट आ रहा है। तो 3r माइनस पी क्यू हमारा सीधे आंसर ए करेक्ट हो जाता है। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2009 में भी आया है, टीजीटी 2010 में भी आया है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन जो पीजीटी का था वो टीजीटी में नहीं आ सकता है। देखिए बाद में क्वेश्चन रखा गया, जो पहले टफ समझते थे पीजीटी लेवल को, बाद में उसमें टीजीटी लेवल का उन्होंने बना दिया है। तो जो भी आपके पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो पीजीटी लेवल का है, उसको आप टीजीटी लेवल का समझ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, a डज नॉट इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से उड़ा रहे हैं।
ग्राफ से कैसे उड़ाएंगे देखो हम आपको बताते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन ये करेंगे तो मात्र ये बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट के अंदर का क्वेश्चन है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो जो है हमने आज लगभग 4 साल पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है अगर रियल रूट ना हो तो। वो एक ग्राफ या तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऊपर की ओर बनता है या तो नीचे की ओर बनता है ना। तो ये वहां पर हमने बताया था, उसका वीडियो अभी पड़ा है, उसका लगभग 34-35 हजार व्यूज भी गया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां पर आपको मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन मैं डाल दूंगा लिंक, आप वहां पर देख लीजिएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। और ये कैसे आइडेंटिफाई होता है उस क्वेश्चन को हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हर एक थ्योरी आपकी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती है। तो एक बात आप बताओ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हैज नो रियल रूट, क्या कह रहे हैं, नो रियल रूट। तो एक बात आपको पता है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल बराबर 0 कर दिया जाए, यानी एक प्रकार से पहले तो बाइनोमियल ही रहा होगा, बराबर 0 करने पे समीकरण बन गया, ठीक है। और इसका रियल रूट ना होने का मतलब है इसका डी जो है हमेशा 0 से छोटा होगा। एक बात समझ में आई, निगेटिव होगा, क्योंकि रियल रूट होता तो डी का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट और दिमाग में आपके आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ये रहा होगा कि अगर डी निगेटिव है तो इसका मतलब रियल रूट नहीं है, इसका मतलब है इसका ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा नहीं, यानी दिस ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ये यानी ये ग्राफ जो इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, याद रखो इसको, इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। अगर पाइनामियल का मैं बात बता रहा हूं, पाइनामियल का, ठीक है, बराबर 0 कर दिया तो वो पॉइंट होगा जहां पर एक्स अक्ष को कट करता है, तो इसका मतलब बराबर ये 0 नहीं होगा, क्योंकि बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि इसका कोई रियल रूट है ही नहीं। तो ये इमेजिनरी के लिए बराबर 0 होगा, रियल रूट के लिए 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है ये पैराबोला है, यानी डज नॉट इंटरसेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो अब आप एक बात बताना हमको जरा, अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा या तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा या तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गई, किसका ग्राफ, इस बहुपद का, यानी इस क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का ax² + bx + c का, इसका ग्राफ या तो ऊपर की ओर मुंह खुलेगा या तो नीचे की ओर खुलेगा। क्लियर है, क्लियर है। और एक बात और आपको बता दूं, ग्राफ अगर एक्स अक्ष के ऊपर है तो याद रखना हमेशा ax² + bx + c बराबर हमेशा 0 से बड़ा होगा सभी एक्स के लिए, और जब नीचे होगा तो यही चीज ax² + bx + c का मान हमेशा 0 से छोटा होगा सभी एक्स के लिए। ये बात आपको पता, बहुत ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दो, यहां लिखा a + b + c <0। क्या लिखा है, a + b + c <0, यानी कि हमारे पास जो पाइनोमियल है px वो है ax² bx + c लिखा। अगर हम x बराबर 1 रखें तो यहां से p1 की वैल्यू क्या आती है a + b + c, आ रही नहीं आ रही है, और a + c कह रहे हैं 0 से छोटा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका देखो आइडेंटिफाई हो चुका है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, तो 1 पर जो फंक्शन का मान है वो निगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब है इस बिंदु पर ग्राफ हमारा एक्स अक्ष के नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि ये 1 कामा जो भी वैल्यू मिल रही है a + b + c मिल रही है, तो ये वैल्यू नीचे मिलेगी। तो नीचे मिलने का मतलब है ग्राफ हमारा एक्स अक्ष के नीचे है, तो इसका मतलब इस केस में हमारा ax² + bx + c हमेशा 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर यही ये बोल रहे हैं कि जो c का मान, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, c का मान क्या होगा, तो c है क्या, देखो ऐसे समझो, c क्या है, c इस पैराबोला का क्या है, इस पैराबोलिक कर्व का, इस c का कांस्टेंट टर्म है। तो यानी एक्स अक्ष का जब नीचे ग्राफ है तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, समझना इस चीज को, यहां इंटरसेक्ट करे, इसका कामा 0, c होगा। अब बताओ 0, c एक्स अक्ष के कहां है, नीचे वाले एरिया में है, नीचे वाले एरिया में, यानी y के निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये c डिस्टेंस है, ये क्या है, c डिस्टेंस है, और c निगेटिव डायरेक्शन में है, तो c 0 से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, निगेटिव होगा, यानी सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका जवाब देने के लिए कितनी ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कितना ज्यादा चीजें पता होंगी तभी इसका जवाब दे सकते हो, नहीं इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है, ठीक है। सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसका ग्राफ कैसे बनता है, डी निगेटिव आ गया तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहां से हमने उठाया कि एक x बराबर 1 रखने पे ये निगेटिव आ रहा है, तो इससे आइडिया मिल गया
कि ग्राफ या तो ऊपर होता या तो नीचे होता। तो जब 1 पर नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब 100% ग्राफ नीचे होगा। ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, नीचे बनेगा। जब नीचे बनेगा तो जाहिर सी बात है ये वाई अक्ष को कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा। तो वाई अक्ष का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे ही इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो y का मान क्या मिलेगा, y का मान c मिलेगा। इसका मतलब 0 कामा c पर इंटरसेक्ट करेगा और c निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए लेस देन 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं यहां पर a प्लस b प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 करते, ये लिखा होता, ये लिखा होता ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 1 पर ग्राफ हमारा यहां कहीं मिलता, तो इस केस में c हमारा ये होता, ये वाला पॉइंट 0 कामा c होता, तो यानी c इज ग्रेटर देन 0 निकल आता। उस केस में पॉजिटिव पर टिक मारते। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए समय लग रहा है, समय लग रहा है। अगर हमको देखिए अगर टिक मारना होता तो हम टिक लगा देंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसके पीछे कौन सी थ्योरी लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला कॉन्सेप्ट है। इसकी वैल्यू निकालना है। एक काम करो, सीधे सूत्र लगाओ, सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से होती है माइनस अल्फा बीटा गामा, अपान में क्या होती है 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इस सूत्र को याद रखना, बस आपका काम हो चुका है। यहां पर लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा गामा मूलों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा गामा मूलों का गुणनफल है। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। यहाँ पर जीरोस का प्रोडक्ट किया गया है, यानी रूट्स का प्रोडक्ट किया गया है और एक साथ में 2 लिए गए हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका तो आपको डायरेक्ट पता है, यानी कि माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन x क्यूब, यानी माइनस का a आ जाएगा, तो माइनस का a लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा गामा, यहाँ से प्रोडक्ट यानी माइनस का a आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस का प्लस a, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, यानी ये आ जाएगा b आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, ये वैल्यू हमारे पास आई है और साथ में बाहर क्या लगा था tan इनवर्स, tan इनवर्स। आप बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स 0/1 माइनस b आया है, 1 माइनस b। एक बात बताओ, 0/0 फॉर्म हो जाए तो मीनिंगलेस हो जाता है, आपको पता है इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मतलब हर को 0 नहीं होना पड़ेगा, b डज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, यहाँ पर एक तो मान इसका 0 आ सकता है, तो 0 तो था, लेकिन साथ में केस ये भी है b डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, तो आंसर ये वाला होगा कि ये वाला होगा। आप एक बात बताओ, ये वाला आंसर तो इसके अंदर ही आ जाता है, क्योंकि अगर यहाँ n बराबर 1 रख दो तो ये वाला आ जाएगा आंसर, तो ये वाला तो इसके अंदर ही आता है। 1 तो हो नहीं सकता, इसको काट दो। 0 के चांस हो सकते थे लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर b बराबर 1 यहाँ पर केस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम इस पर फोकस ज्यादा करेंगे। तो आप एक बात बताओ, याद करो tan थीटा बराबर 0 तो थीटा n पाई होता है, तो यानी कि यहाँ tan इनवर्स की यहाँ पे लिखेंगे n पाई, पता है, क्योंकि tan यहाँ tan इनवर्स नहीं, tan लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे tan n पाई लिखेंगे, तो tan इनवर्स गायब हो जाएगा, यहाँ से n पाई आंसर आ जाएगा। और साथ में b डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ पर a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। tan थीटा बराबर, अगर थीटा 0 है तो थीटा बराबर n पाई होता है। यही सेम चीज साइन के लिए भी होता है, लेकिन अगर यही cos थीटा 0 हो तो थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई/2। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। पीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 बराबर 0 का मूल है 2 प्लस i। क्या लिखा है, 2 प्लस i लिखा है। यहाँ पर a का मान पूछा, देखो a का मान यहाँ पर 4 दिए हैं, 1 2 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब 4 ऑप्शन जो दिया है इन्होंने वो चारों के चारों के रियल हैं। इसका मतलब ये तय है कि a का मान पक्का रियल है। तो a रियल है, तो याद करो, हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी आपका समीकरण दिया है अगर उनके कोएफिशिएंट सारे रियल हैं तो उसका जो हल होता है, कॉम्प्लेक्स का जो रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, यानी कि एक रूट 2 प्लस i है तो दूसरा 2 माइनस i होगा। और ये कब होता है,
जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट टर्म ये तीनों आपके क्या हो, रियल में होने चाहिए। तो रियल में तो ये तो 1 और 1 रियल में है, ए तय हो चुका रियल में क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे रियल हैं। अगर ना दिया होता तो वैल्यू पुट करके निकालते, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप 2 - i नहीं ले सकते थे, ये तो ट्रिक है लगाने की, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके पहले आया था, वो अभी हमें मिला नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन था वहां पर, तो वहां कॉन्जुगेट लेने पे आंसर कुछ और आ जाता, रखने पे कुछ और आता है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कॉन्जुगेट इसलिए हो गया क्योंकि हमें पता चल गया कि चारों ऑप्शन हमारे रियल हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू रियल है, तो तीनों रियल होने का मतलब है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स का रूट होगा उसका कॉन्जुगेट भी रूट होगा। तो आपको ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब आप बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, सीधे सीधे 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहां से मूलों का योगफल क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, यानी a/1, यानी 4, एक वैल्यू सीधे 4 आंसर आ रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ाने की जरूरत है, यहाँ पर आपको पेन भी नहीं उठाना था, सीधे आपकी 4 वैल्यू मूलों का योगफल आ रहा है, यहाँ से a आ रहा है, a बराबर 4। टीजेट परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन इसको लगाइए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 9x² माइनस का 18 मॉड के अंदर x है प्लस 5 बराबर 0 के मूल, जो fx बराबर क्या लिखा है, log x² माइनस x माइनस 2 के डोमेन में है। तो पहले जो ये लिखा हुआ है इसके मूल क्या होंगे, और इसके मूल क्या होंगे, और कौन कौन से ऐसे मूल हैं जो इसके डोमेन में आते हैं। किसके डोमेन में आते हैं, log x² माइनस x माइनस 2 के डोमेन में आते हैं। क्लियर है। तो एक काम तो करना पड़ेगा, कोई एक को तो हल करना पड़ेगा, चाहे पहला हल कर लो, ठीक है। पहले आप मूल निकाल लो इसके पहले वाले के, ठीक है। मूल क्या होंगे, चलो पहले वाले के मूल निकालो। तो यहां से आएगा 9x² माइनस का 18 मॉड x और प्लस का 5, क्लियर है, बराबर 0। हमने आपको बताया था x² बराबर होता है मॉड x का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो x² लिखा है यहां पे लिख सकते हैं 9 मॉड x का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। यहां तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अब इसको फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन थोड़ा सा ट्रिक तो है, हर चीज को हम बहुत ज्यादा उसको घुमा के नहीं करते हैं कि आप 9 गुणा करो फिर इसको तोड़ो फिर कॉमन लो, ये सब बकवास करने की जरूरत है। डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। ये हो गया 9 × 5 = 45 हो गया। क्या हो गया, 5 × 9 = 45। तो अब यहां से 15 × 3 = 45, 15 × 3 और 8 हो जाता है। तो सीधे इसका फैक्टराइजेशन एक हो रहा है 15 और एक हो रहा है 3। तो डायरेक्ट आप ये बीच का मिडल माइनस में है, तो डायरेक्ट मॉड x की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहां से 15 और बटे यहाँ 9 लिखा है, एक ये आ जाएगा, और दूसरा मॉड x बराबर यहाँ से क्या है 3, और यहाँ पे क्या है मॉड x का स्क्वायर, यहाँ 9 है। डायरेक्ट इसकी लिखने की ट्रिक सीखिए। यहाँ से 15 3 आया तो 15 3 लिख दिया, नीचे के दोनों को 9 से भाग कर दिया क्योंकि यहाँ पे 9 लगा था, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो माइनस में फैक्टर होता, दोनों प्लस आपके काहे में आ जाएंगे, प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों माइनस में आ जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ से हल करिए, हल करिए, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी 1/3 यहाँ से आ जाएगा। तो यानी मॉड x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 5/3, और यहाँ से मॉड x की वैल्यू आ रही है 1/3। यहाँ से x की वैल्यू आएगी ±5/3, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी ±1/3, ठीक है। यहाँ पर 4 वैल्यू मिल चुकी है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेंगे, आपका 15 सेकंड के अंदर में ये कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं, यहीं से क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा था। 15 × 3 = 45, तो 15/9 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ 3/9। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू x की वैल्यू और यहाँ से दोनों 4 वैल्यू निकाल सकते थे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन इसके डोमेन में कौन आता है, तो log x का डोमेन आपको पता होगा। log x का जो डोमेन होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि सिंपल सा ये समझो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला मान किससे, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ x की जगह पर क्या लिखा है, देखो x की जगह पर लिखा है, यहाँ पे फंक्शन हमारा जो लिखा है fx बराबर, वो लिखा है log ब्रैकेट में x² माइनस x माइनस 2, ये लिखा है। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी यहाँ लिखेंगे x² माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टराइजेशन करिए, तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 और यहाँ से आएगा x प्लस 1। फैक्टर करना जान लीजिए भैया, बिना फैक्टर के कोई चीज नहीं होने वाली है।
फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखिए वेवी कर्व से इसको हल करेंगे। एक कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि वेवी कर्व को कैसे हल करते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बताते हैं वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट। देखिए इसको फैक्टराइजेशन कर लेना, ये तरीका होता है। एक तो ग्रेटर देन जीरो कैसे किया, क्योंकि लॉग एक्स का डोमेन ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से टर्निंग पॉइंट क्या रहा समझो, यहाँ से टर्निंग पॉइंट x बराबर 2 आ रहा है और यहाँ से टर्निंग पॉइंट x बराबर -1 आ रहा है। तो इसको रियल लाइन पे प्लॉट कर दो, रियल लाइन पे प्लॉट कर दो। पहले आपका -1 पड़ेगा, फिर 2 पड़ेगा। जैसे नंबर लाइन पे होता है ना आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले -1 पड़ेगा, 2 कर लिया। इसके बाद आपको वेवी कर्व बना देना है। यहाँ से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पहले शुरुआत करेंगे प्लस से, फिर माइनस से, प्लस ऐसे करेगा। ये कब होता है, जब इनकी पावर आपकी ऑड हो। इस पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी इनइक्वालिटी चैप्टर आपको पढ़ा देंगे टॉपिक वाइज, उसके क्वेश्चन कई सारे हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे कि कैसे यहाँ पर ये चीज बनाई जाती है। अभी आप क्वेश्चन के अंदर कहाँ समझा दे, क्वेश्चन के अंदर समझाएंगे तो आप कहोगे अगले चैप्टर पे भाग गए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है, ग्रेटर देन जीरो लेना है। तो ग्रेटर देन जीरो लेना है तो यहाँ पे पॉजिटिव एरिया, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव एरिया। ठीक है, एरिया अगर लेस देन जीरो होता तो निगेटिव वाला लेते, -1 से 2 ले लेते। लेकिन हमें क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, धनात्मक वाला एरिया लेना, यानी -∞ से -1 और 2 से इन्फिनिटी, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। यानी कि इसका डोमेन जो निकल के आया DF -∞ से -1 ओपन यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम ढूंढते हैं कि इस इंटरवल में हमारे 5/3 और ±1/3 आता कि नहीं आता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, यानी यहां से आया है -1 से 2। ठीक है, यानी कि आप देखो रियल लाइन बनाओ, रियल लाइन बनाया, यहां से ये हो गया -1 और ये हो गया 2। क्लियर है, यहां देखिए ध्यान से, यहां से देखो 2 से इन्फिनिटी और -1 से पीछे तक गया है। ध्यान देना, यहां से 2 से इन्फिनिटी, ये इधर गया कि नहीं गया, इधर से। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी, और ये कहां गया है पीछे, ये -1 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपका डोमेन है लॉग का। और ये ध्यान देना, यहाँ पे -2 और ये नहीं लिया गया है, होल बना दो, होल बना दो, समझने के लिए होल बना दो। यानी ये इसका डोमेन है, किसका डोमेन, लॉग का। अब यहाँ पे बताओ -1 के बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0 भी आएगा और यहाँ पे 1 भी आएगा, समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और इधर क्या आएगा, -2 आएगा, इधर -3 आएगा और इधर 3 आएगा। क्लियर है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी x की, वो क्या आई थी, 5/3 1/3, 5/3 और 1/3 प्लस माइनस, ये हमारे पास 4 वैल्यू आई थी। अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पर आप बताओ 5/3 को क्या ले सकते हो, 1 होल 2/3, क्या ले सकते हो, 1 होल 2/3 ले सकते हो। 3 एकम 5 आ जाएगा। 1/3 को पकड़ो, कहाँ होगा 1/3, कहाँ होगा सोचो, 1/3 यहाँ होगा, 1 2 3 भाग है, तो ये आपका 1/3 है। 1/3 इसके डोमेन में आता ही नहीं, तो इसका मतलब 1/3 नहीं लेंगे। -1/3 कहाँ होगा, आपको पता -1/3, देखो 1 2 ये 3 भाग कर दिए, तो ये वाला पॉइंट है आपका माइनस का 1/3, तो ना है हमारे पास ये आता है। इसका मतलब है ये दोनों आंसर हमारे नहीं हो सकते हैं, ना प्लस का 1/3 होगा और ना माइनस का 1/3 होगा। आंसर देखना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे देखो, ना ही देखो यहाँ पे एक, देखो इसका तरीका समझो, माइनस का 1/3 तो होना ही नहीं है। ठीक है, और 1/3 भी नहीं होना, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1/3 लटका, इसमें भी लटका है। सीधे आंसर हमारा सी हो चुका है। समझने वाली बात है, इतने से हमारा आंसर निकल आया है। लेकिन समझना यह है कि आगे जो 5/3 आया, ये कहां पर होगा। देखो यहाँ पे प्लस का 5/3 कहां पड़ेगा, प्लस का 5/3 कहां पड़ेगा, 1 होल 2/3 कहां है, एक ये हो गया, और 2/3 का मतलब यहाँ पे ये वाला आपका ये वाला पॉइंट है 1 होल 2/3, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला भी, इसका मतलब प्लस वाला हमारा ये 5/3 नहीं लिया जाएगा। माइनस वाला कहाँ होगा, तो माइनस वाला, एक तो माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 2/3 कहाँ होगा, इधर आपका पड़ेगा, ये वाला आपका पॉइंट पड़ेगा माइनस का 5/3, ये वाला आपको पड़ेगा। क्लियर है। तो ये वाला देखो इसके डोमेन के अंदर आ रहा, तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन को कैसे करना था वो हमने समझाया आपको। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा ax² + bx + c का बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो आंसर क्या होगा। अगर इसका एक मूल है तो x की जगह पे 1 रखो, सेटिस्फाई करेगा a + c b + c बराबर 0, तो आंसर सीधे डी आ जाएगा। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मात्र 2-4 सेकंड का क्वेश्चन था, टीजीटी परीक्षा 2009 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है समीकरण x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन बराबर लिखा है 1 माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। कैसे करते हैं, क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। देखो एक चीज आप समझो, यहाँ पे लिखी मूलों की संख्या, इसको दोनों तरफ से हम काट देते हैं, दोनों तरफ सेम लिखा है। तो कब काट सकते हैं, जब यहाँ पे जो हर लिखा है x माइनस वन ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x बराबर 1 नहीं ले सकते हो, तभी आप काट सकते हो। ये रूल आपको पता होना चाहिए। दोनों तरफ से दोनों टर्म काटा है, और ये काट तब सकते हो जब इसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे हमारे पास x बराबर यहाँ से 1 बचता है। एक बात आप कह रहे हो x नॉट इक्वल टू 1 और आंसर हमारा 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि 1 पर तो परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर रूट्स की संख्या, नंबर ऑफ रूट पूछी गई तो वहां पर नील होगी। नील को हम बोलते हैं यहाँ पे 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, शून्य आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है शून्य वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ रूट्स की संख्या बोली गई, नील की जगह पर 0 लिखा गया, ये समझिएगा। पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आसान है क्वेश्चन को करना, बस आपको ध्यान रखना ये लिखा है ABC BCA CAB, इसकी वैल्यू आपको याद कर लेनी है। मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इन ब्रैकेट यहां से क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस का 3 इन ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि इसके मूलों का योगफल बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का a, यहां से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x में तो है ही नहीं, 0 ले लेते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है ही नहीं 0, और अल्फा इंटू बीटा गामा क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म यानी माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1 हो जाएगा। तो ये आ गया, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर वैल्यू आपके रखेंगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ब्रैकेट में आप इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए है तो इसका ए स्क्वायर कर देंगे। आप इसकी वैल्यू बोलो माइनस का 3, इसकी वैल्यू सीधे क्या आई है, यहाँ से 0 रखो 0। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ से 0 हो गया। गुणा करने पे a क्यूब आंसर आ रहा है, सीधे सीधे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाता है। ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन 2 पौड़ी का था, आराम से क्वेश्चन लग गया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। पीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, इसकी वैल्यू 4 है, y का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो एक चीज आप समझो, रूट हल करके बाहर एक परफेक्ट नंबर मिला है, इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू ऐसी होगी जो रूट से बाहर निकलेगी। इन चारों में कौन सी वैल्यू रखे पे परफेक्ट इसका ये रूट से बाहर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जैसे 4 के 4 दूनी 8 4 12 हो ही नहीं सकता, 4 8 के 12 8 दूनी 16 16 4 20 हो ही नहीं सकता। 6 अब देखो 4 ये माइनस 4 दूनी 8 माइनस 4 इमेजिनरी चला गया, हो नहीं सकता है, हो सकता 6 रखो, 6 रखो, इसका 6 दूनी 12 4 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 की जगह पर 4 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो रूट के अंदर क्या बचा 2, यहाँ पे y और ये वैल्यू आ गई क्या 4, और यहाँ पर ये y की वैल्यू क्या लिया था 6, तो 6 दूनी 12 4 16, तो 16 की वैल्यू 4 आ गई है। सीधे सीधे आंसर हमारा मैच कर रहा था, इसका मतलब बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, टीजीटी परीक्षा ये 1990 क्वेश्चन का था, आसान है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, वास्तविक हलों की संख्या क्या है, इसकी वास्तविक हलों की संख्या 0 होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इसका आप बताओ ना, इसका आप बताओ, यहां पे इसका फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। एक तो आप बताओ इसका डी क्या है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 8 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, क्लियर है, 8 चौक 32, ये 32 आ गया, डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब है इसका फैक्टराइजेशन होगा x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा टाइप का होगा, क्या होगा, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा टाइप का होगा, ठीक है। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा, यानी मॉड x की वैल्यू को ले, यहां से मॉड लगा लो, और ये मॉड x बीटा की वैल्यू है, मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से माइनस बीटा आएगी। तो आप बताओ मॉड x की वैल्यू ना ही निगेटिव, देखो निगेटिव हो ही नहीं सकती ना, तो इसका वैल्यू सीधे आपका समझ में आ रहा है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि आप सोचो यहाँ बीच में प्लस ए बी प्लस, इसका फैक्टराइजेशन करोगे और डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों इसका बीच का वैल्यू टूटेगा, है ना, सीधा आचार, इससे आप इसको हल कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ में आ रहा है। इसका x प्लस अल्फा x प्लस बीटा बनेगा, तो मॉड x मतलब मॉड x प्लस अल्फा मॉड x प्लस बीटा बनेगा। तो यहाँ से मॉड x बराबर माइनस अल्फा मॉड x बराबर माइनस बीटा, तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसका कोई हल नहीं हुआ। अगर यहाँ माइनस होता, सोचना यहाँ माइनस होता
तब फिर आपका सही था, तब फिर आपके यहाँ पर वैल्यू कितने होते, यहाँ पर 2 2 4 सोल्यूशन निकल आते, तो ऐसे क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ये पीजीटी बचा 2004 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा सही था, 0, नंबर ऑफ सोल्यूशन 0। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। ये टीजीटी बचा 2010 का क्वेश्चन था। देखो यहां पर एक काम करो, एक इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन इसके पहले कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। x की वैल्यू को आप मान लो p, क्या मान लो, x बराबर p। ये किसका होल स्क्वायर है, 2y का, तो 2y बराबर मान लो यहाँ पे q मान लिया। या एक काम करो, ABC ले लो, a ले लिया और ये ले लिया b ले लिया, b ले लिया, और यहां से 3z की वैल्यू ले लिया c। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान देना 6yz की वैल्यू क्या होगी, बताओ 6yz की वैल्यू क्या होगी। देखो yz कहाँ है, ये देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे 6yz आ जाएगा, इधर bc आ जाएगा। क्लियर है, यहां से क्या लिखा, 3zx लिखा है। देखो ये हम सब डायरेक्ट यहां लिख सकते थे, लेकिन आपको दिखाना इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, समय लगेगा समझना है तो 3zx लिखना है। तो यानी zx कहां से आया, zx इसका गुणा करें, देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका 3zx आ जाएगा, यहां से ac आ जाएगा। क्लियर है, आगे क्या लिखा है, यहां से देखो 2xy लिखा है, तो यहां से 2xy, तो 2xy कहां से आया, इन दोनों का गुणा करके आया, यानी इसे a भी मिल जाएगा। बस आपका खत्म हो चुका क्वेश्चन। ये घूम फिर के क्या लिखा है, यू बराबर क्या लिखा है, a स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर लिखा है, c स्क्वायर लिखा है, और माइनस का देखो, माइनस का 6yz क्या है, माइनस का ये bc लिखा है, bc लिखा है, एक BC है, एक AB है, एक CA है, यानी AB BC CA, तो सीधे हम लिख दे रहे हैं AB और माइनस का BC माइनस का CA। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, इस तरह की चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 से गुणा भाग करते हैं, तो 2 से जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर होगा, ये 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होगा, तो माइनस का 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ ले लेंगे, और ये माइनस का 2bc b स्क्वायर c स्क्वायर के साथ ले लेंगे, और माइनस का 2ac c स्क्वायर a स्क्वायर के साथ ले लेंगे। तो ये चीज डायरेक्ट करेंगे, a माइनस b b माइनस c का होल स्क्वायर और ये c माइनस a का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, इसको आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आप हमको ये बताइए, इसको आप देख के बताइए, इसको देख के बताइए, आप बताओ यहां से एक्स वाई जेड रियल आर रियल एंड डिफरेंट है, क्या है, रियल डिफरेंट हम कहते हैं। ये चीज बताओ, ये वैल्यू क्या होगी, धनात्मक, ये वैल्यू क्या होगी धनात्मक, ये वैल्यू क्या होगी धनात्मक, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि डिफरेंट है, रियल भी साथ में डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है इसका मतलब एबीसी हमारे तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिफरेंट वैल्यू हो जाएंगे। इसका मतलब इनका अंतर का स्क्वायर धनात्मक, इनका स्क्वायर धनात्मक, ये भी धनात्मक, ओवरऑल तीनों का जोड़ धनात्मक। तो सिंपल सा आप हमको जवाब दो, इस पूरी वैल्यू को आप क्या बोलोगे, जीरो नहीं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव बोला जाएगा, नॉन पॉजिटिव नहीं बोला जाएगा, क्योंकि नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब ये आपकी वैल्यू धनात्मक है, इसलिए आप जीरो भी कर सकते हो, करने के अगर बराबर हो जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन नॉन नेगेटिव एकदम सटीक आंसर हमारा, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। 2010 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को कैसे करना था वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है, tan अल्फा प्लस बीटा वाला। यहां से क्या लिखा है, tan अल्फा tan बीटा, इसके क्या है मूल है ना, तो एक काम करो tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू डायरेक्ट निकालो, tan अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा अपान में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यू पूछी गई है ना, यहां से देखो, चलो इतना तो दिया है, निकालना क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा बीटा निकाल लेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, वो अलग बात है। इसकी वैल्यू आप बताओ, डायरेक्ट बताओ, इसकी वैल्यू डायरेक्ट बताओ, tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या है, जब इसके tan अल्फा tan बीटा इसके मूल है, तो इनका योगफल आ जाएगा माइनस बी बाई यानी पी आ जाएगा, और अपान 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो 1 अपान 1 माइनस क्यू आ गया। ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, tan अल्फा प्लस बीटा। त्रिभुज बनाओ भैया, त्रिभुज बनाओगे तो आप बताओ हमको जल्दी से, इसके हिसाब से ये अगर अल्फा प्लस बीटा है भैया कोण, तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, 1 माइनस क्यू दिख रहा है, तो अब पाइथागोरस लगा दोगे तो कर्ण निकल आएगा पी स्क्वायर और 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकल आया। हमें चाहिए इसे साइन
अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो साइन अल्फा बीटा लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ से आ जाएगा p अपान में अंडर रूट पी स्क्वायर और 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, वर्ग पूछा गया है तो इसका वर्ग कर दोगे तो वर्ग करने पे ऊपर पी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। मिला लो आंसर कौन सा सही है। ऊपर तो पी स्क्वायर है, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी यहाँ क्यू स्क्वायर। हमारा आंसर पहला दिख रहा है पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, सीधे ये आंसर करेक्ट हो गया है। तो कैसे करना है वो हम आपको समझा रहे हैं। ये देखो इतने स्टेप बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, ये स्टेप तो बहुत आसानी से करना था, डायरेक्ट करना था। अल्फा प्लस बीटा ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी कि tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखते हैं। ऊपर योगफल है, ऊपर आपका पी हो जाएगा, नीचे 1 माइनस क्यू हो जाएगा। त्रिभुज बनाया ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम, सीधे उड़ा करके इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे। 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं है, 30 से 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन लग जाएगा। टीजेट बचा 2009 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखा है 8 सेक स्क्वायर थीटा 6 सेक थीटा प्लस 1 बराबर 0। देखिए अभी हमने क्वेश्चन आज का फैक्टराइजेशन सिखाया। आप बताओ 8 गुणे 8 कम 8 हो गया तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा बोलो। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पे 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 और 2 6 होता है। तो देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, इसकी ट्रिक बताता हूँ। सेक थीटा बराबर बोलो डायरेक्ट क्या होगा, 4 आया है तो 4 लिखा, यहाँ 8 लिखा, ये हमने अभी बताया था नहीं बताया था। दूसरा क्या होगा बोलो, सेक थीटा, यहाँ से क्या आया 2 आया है और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 8 है तो यहाँ से 1/4 और यहाँ से क्या हो गया 2, यहाँ से 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2 आ गया। अब आपको अगर सेक की प्रॉपर्टी पता है तो सेक थीटा का जो रेंज होता है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। यानी कि 1 माइनस और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती ही नहीं है, और जबकि ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रही है, इसका मतलब है कि ऐसा थीटा का मान मिलेगा नहीं। अगर ये सेक की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है, कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये वैल्यू याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है, नहीं याद है तो सीधे सेक को कास में बदलो। कास की वैल्यू क्या होती है, कास थीटा बराबर क्या होता है, उलट दो, इसकी 2 वैल्यू आ गई है, यहां से कास थीटा बोलो क्या आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी। समझ में आया नहीं है। अब बताओ कास थीटा का अधिकतम मान 1 होता है तो ना ही 2 होगा ना ही 4 होगा। इसका मतलब है हमें थीटा का मान ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। यानी यहाँ पूछा गया था नंबर ऑफ रूट्स, बताओ 1 होगा कि 2 होगा कि इनफाइनाइट होगा, सीधे सीधे डी आंसर करेक्ट होगा। कोई भी इसका हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की संख्या नील होगी। ये टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन 21 है, सेम क्वेश्चन इसको लगाते हैं, कैसे करते हैं देखो, लगाते हैं। यहां से देखो tan, ये तो tan p/2 tan q/2 लिखा है, तो यहां पर हम सूत्र लगा देंगे, आसान है, कुछ नहीं है। tan p/2 और प्लस q/2 का सूत्र लगा दो, डायरेक्ट लिखो भैया tan p/2 प्लस tan q/2 अपान में 1 माइनस tan p/2 tan q/2 लिख लिया। अब ये लिखा है योगफल, तो योगफल क्या आएगा -b/a, यहां से लिखो -b/a अपान में ये आएगा 1 माइनस ये क्या लिखा जल्दी से बोलो, गुणनफल c/a लिख दिया। इसको हल कर लिया, माइनस का b अपान ये a माइनस c आ गया है। इतना समझ में आया। और थोड़ा सा ध्यान दो तो b अपान c माइनस a, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आप बताओ यहाँ से क्या लिखा है, tan p प्लस q अपान 2 लिखा है, 2 लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू 90 है। क्या वैल्यू है, r की वैल्यू 90 है और p q r किसके एंगल है, ट्रायंगल के, तो तीनों का योगफल 90 180 अंश होता है। तो जब r 90 हो चुका है तो आप बताओ p प्लस q का मान 90 होगा, यानी यहाँ 90 हो जाएगा और 90/2 45 और tan 45 का 1। तो डायरेक्ट लिखो भैया, ये सब सजाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो c माइनस a बराबर b। मिलाओ आंसर कहीं पर दिख रहा है, हाँ b, ये देखो ये तो हटाओ, ये होगा नहीं। a प्लस बी बराबर c है क्या, हाँ ये देखो दिख रहा है, a प्लस बी बराबर c दिख रहा है, तो पहला आंसर हमारा मैच कर रहा है। a प्लस सी बराबर b नहीं है तो हमारा ये नहीं होगा, सीधे आंसर a प्लस बी बराबर c, a प्लस बी बराबर c, आंसर पहला करेक्ट हो गया। टीजीटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए क्या लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया लिखा, x³ - 5x² - 16x + 80
बराबर 0 लिखा है, देन ऑल द रूट्स आर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, आप बताओ यहां से मूलों का योगफल क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा गामा आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब यानी 5 आ जाएगा। अब बताओ इन तीनों ऑप्शन में किसका जोड़ 5 है, इसका तो जोड़ 4 आ रहा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसका जोड़ 5 आएगा, इसका 5 आएगा, चलिए इस पे डाउट है तो एक काम करो ना, प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी 1, तो माइनस का 80 आ रहा है, तो कंफर्म करो दोनों में किसका गुणाफल 80 हो रहा है, तो यानी देखो 4 चौक 16, 16 पंचे 80, माइनस का 80 आ रहा है, तो सीधे ए आंसर करेक्ट हो गया। चेक करना चाहो तो इसको नहीं होगा, देखो 6 पंचे 30 है ना, ये 30 आ जाएगा, माइनस का 3 और 3 6 18, माइनस का 180 आ रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, तो आंसर ए इसका परफेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट हो गया। टीजेट परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर लिखा है, ये तो आपका एपीजीपीएस लगा देते हैं, क्वेश्चन है नहीं, आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत यह है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, ये आपको आना चाहिए। बस इस क्वेश्चन में यही आपको पता है तो क्वेश्चन समझो खत्म हो गया। आप एक को ले लो a, एक को ले लो b, है ना, तो यहाँ पे आपको पता है a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। रखो भैया, ये 5 की पावर x और ये 5 की पावर माइनस एक्स बटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 की घात x गुणे 5 की घात माइनस एक्स, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आप बताओ 5 घात 0 ये 1 है तो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 5 घात माइनस एक्स और प्लस ये, और ये प्लस 2 बार लिख दिया, ये प्लस लिखो, एक बार रहेगा, एक बार प्लस का x एक बार माइनस एक्स, और ये अपान में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 घात x प्लस 5 घात माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका मान 2 या 2 से बड़ा, समझ में आया। और इसका मतलब है यहाँ पर, और ये चीज बराबर किसके, इसके बराबर है, तो साइन ई की पावर एक्स का मान जो आ रहा है प्लस का है, ये चीज बराबर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी, क्योंकि जब इसका मान 2 या 2 से बड़ा है तो ये चीज बराबर इसके है, तो इसका भी मान 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन साइन ई की पावर एक्स का जो मान है प्लस का, वो आपका लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस, यानी -1 और 1 के बीच में रेंज इसकी लाई करती है, किसकी, साइन ई की पावर माइनस ए की पावर एक्स की। तो यहाँ पर साइन का रेंज -1 से 1 होता है, और ये कह रहे हैं साइन ई की पावर एक्स की मान 2 या 2 से बड़ा, तो इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, क्योंकि ये तो मान 2 से बड़ा या बराबर, और ये मान 1 से छोटा और -1 मतलब 1 से छोटा या बराबर और -1 से बड़ा या बराबर, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और इसकी वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो कहां बराबर होगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ सोल्यूशन इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, 0 आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ये पीजीटी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन था, ये 23वां क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। 3x माइनस 4y बराबर 0 है, तो 5 है, और 12x माइनस का 16y बराबर 20 है, क्या होगा। एक काम करो, अगर इसको 3 से भाग कर दो तो 3 चौके 12 और ये कटेगा, 4 से भाग करें, 4 3 बार 4 4 4 पंचे 20, घूम फिर के दोनों समीकरण सेम लिखी हुई हैं। ऐसा जब भी हो जाए तो याद रखना हमेशा उसके कितने हल होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे। तो इनफाइनाइट इसमें कहीं लिखा है क्या, एग्जैक्टली 2 कॉमन सोल्यूशन नहीं, एग्जैक्टली 1 कॉमन सोल्यूशन नहीं, 9 कॉमन सोल्यूशन नहीं, मोर देन 2 कॉमन सोल्यूशन, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको ये तो पता होना चाहिए, हाई स्कूल का है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान a2, एक हल a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। और एक केस होता है नो सोल्यूशन का, कौन सा होता है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये इसका होता है, ये नो सोल्यूशन का केस है, समझ में आया। तो ये है इनफाइनाइट का, ये है यूनिक का, और ये है नो सोल्यूशन का केस, तो आपको तीनों अच्छे से आने चाहिए। तो यहां से a1 अपान a2 निकालो, a1 अपान a2 निकालो, तो 3/12 3 चौक 12 1/4 आ गया, b1 अपान b2 बोलो -4 बटे -16 4 चौके 16 1/4, c1 अपान c2 निकालो 5/20 1/4, तीनों वैल्यू बराबर, इसका मतलब ये वाला केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ये तो हमने डायरेक्ट बताया था
इसको आप देखो यहाँ 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, इसको 4 से भाग करो, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20। ये समीकरण देखो और ये समीकरण देखो, दोनों सेम है, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं। जब इस तरह का हो जाता है तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट का केस होता है, इसे ध्यान रखना। क्लियर है? ये टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है एबीसी परिमेय संख्या ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का एक उभयनिष्ठ मूल हो। तो एक काम करो, यहां से उभयनिष्ठ मूल है तो इसके हल निकालो। तो यानी हल क्या निकलेगा, 2x स्क्वायर लिखा है और ये प्लस का x माइनस 2 बराबर 0 लिखा है। तो इसका उभयनिष्ठ आप मूल, आपको पता है इसका उभयनिष्ठ मूल है, पहले इसको हल करो। तो माइनस b, ये माइनस का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1, 4 ऐसी करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ गुणा करो, देखो यहाँ से 4, 4 दूनी 4, 4 चौक 16 प्लस का 16 आ जाएगा अपान 2 2 इंटू 2 यानी माइनस 1, यहाँ क्या आएगा, यहाँ से ये माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का 17/4 आएगा। ये x का मान निकल आया है। ठीक है, तो x का मान निकल आया है। आप ध्यान दो, इसका x का मान आया है इमेजिनरी, वो भी कॉम्प्लेक्स, एक कॉन्जुगेट के रूप में है। देखो एक प्लस का एक माइनस में है, तो ऐसा ये तब होता है, ऐसा तब होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉमन रूट, देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं उभयनिष्ठ मूल इसका 1 है और इसका क्या रूट आया है, कॉन्जुगेट रूट है, कॉन्जुगेट है। देखो एक माइनस 1 प्लस रूट 17/2 है और एक है माइनस 1 माइनस रूट 17/2 है। तो यानी कॉन्जुगेट है ना एक दूसरे के, यानी एक अल्फा प्लस बीटा है तो दूसरा है अल्फा माइनस बीटा है, ऐसा ही तो लिखा है। तो जब ऐसा होता है तो याद रखो भैया कि एक समीकरण का जो मूल इसका इस वाले का जो रूट है, जो पहला वाला कॉमन है दूसरा वाला भी कॉमन होगा। इसका मतलब घूम फिर के दोनों समीकरण एक हैं, कंफ्यूजन होने क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है दोनों समीकरण जब एक हैं तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ x स्क्वायर गुणांक सेम हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और c की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, एबीसी के मान मिल चुके हैं, इसका मान पूछा गया तो यहाँ पे रख दो। तो 2 रखेंगे तो 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये 8 और ये माइनस का 8 बराबर सीधे इसका मान 0 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एबीसी के मान कहां से निकाले, यहाँ पर जो था देखो ये 2 था तो 2 रख दिया और ये प्लस का x था तो 1 आ गया और माइनस का 2 था तो रख दिया। बस यहाँ पर एबीसी के मान जो है किस में रखा, यहाँ से तो 2 रखा तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 1 रखा -2 आ गया और यहाँ 3c था तो 3 दूनी 6 माइनस को 6 6 2 8 प्लस का 8 माइनस 0 आ गया। सीधे इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो गया है क्योंकि इसी में 0 हमारा दे रखा हुआ है। पीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए tan वाले कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन। tan 30 tan 15, tan 30 प्लस 15 होता है 45। तो तोड़ो भैया फटाक से इसको, तोड़ो इसको। कैसे तोड़ेंगे, लिख सकते हैं tan 15 और प्लस 30 आंसर लिख सकते हैं। इसको लगा दो a प्लस b का सूत्र, tan 15 और प्लस tan 30 और बटे 1 माइनस tan 15 tan 30, tan a प्लस b का सूत्र लगाया है। ऊपर लिखा है देखो, क्योंकि इसके मूल tan 30 और tan 15 है तो इसका मतलब tan 30 प्लस tan 15 मूलों का योगफल -b/a यानी -p आ जाएगा। तो ऊपर डायरेक्ट -p रखो, नीचे ये गुणनफल q आएगा तो ये 1 माइनस q रखो और इधर भैया tan 45 का मान 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 माइनस q बराबर -p। मिलाओ आंसर, मिलाओ नहीं, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है, इसकी वैल्यू 2 प्लस q माइनस p की वैल्यू पूछी गई है। तो q माइनस p यहां से बोलो क्या होगा, q को उधर भेजो भैया, q माइनस p की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ 1 रख देंगे और ये प्लस में 2 है, जोड़ो 3 आया है। तो आंसर हमारा भी करेक्ट हो गया। ये हमारा पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन था। कतई मत समझिएगा कि ये टीजीटी पीजीटी लेवल का है, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। इस बार इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयारी रखिएगा अपनी। अगला क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 आर इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। याद करो इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया था, इसके 3 रूट अगर लेना है तो a माइनस डी a प्लस डी आपको मानना पड़ेगा। तीनों का योगफल हमेशा 3a आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योगफल 3 है। यहाँ से माइनस का 12 यानी प्लस का 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, एक वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है।
क्या आ गई है 4। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछा गया, तीनों को गुणा करो, अल्फा इंटू बीटा गामा, यानी ए इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डायरेक्ट करो, ये पहले दूसरे पार्ट में याद हमको ऐसा क्वेश्चन आया था, कराया था हमने, दोबारा ये करा रहे हैं, उसी पैटर्न का है। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डायरेक्ट देखो इन दोनों का ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया और ये इंटू में ए हो गया, बराबर मूलों का गुणनफल क्या है, माइनस एक माइनस का कांस्टेंट टर्म आपका 28 आ जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। अब बताओ ए की वैल्यू 4 है तो इसको समझो 4 समझो, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 4, 4 चौके 16 और ये माइनस का डी स्क्वायर इधर लाओगे तो 9, डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर प्लस माइनस 3, सी बराबर इसका प्लस माइनस 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को उड़ाना है, करना है। टीजीटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा। तो हार्मोनिक मीन होता क्या है, अल्फा बीटा का एचएम क्या होगा। तो एचएम जो होगा वो 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा होगा, ये होगा। तो आप बताओ ऊपर क्या है, मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे करेंगे, यहां से गुणनफल, यहां से क्या हो जाए सी बाई ए, यहां से लिखा है, यहां से है 2 गुणे सी बाई ए का मतलब है 8 प्लस 2 रूट 5 और अपान में ये 5 प्लस रूट 2, ये हो गया सी बाई ए। अपान में क्या लिखेंगे, अपान में क्या लिखेंगे, ध्यान देना इस चीज को, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपान 5 प्लस रूट 2, ये आ जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट गया भैया। ऊपर देखो, ऊपर देखो 2 कॉमन हो रहा है तो बाहर 4 हो जाएगा, तो ये बचा 4 पे प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5, नीचे क्या लिखा है 4 प्लस रूट 5, कट गया भैया, 4 आ गया आंसर। इसका आंसर सीधे सीधे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बी पीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अगला क्वेश्चन लिखा x प्लस 5 बहुपद का एक कारक है, यानी कि इसका एक फैक्टर है, इसका इस बहुपद का, तो हमेशा इसको बराबर 0 करो। x प्लस 5 बराबर 0 किया, x बराबर आ गया -5, तो याद रखना ये -5 इसका शून्यक होगा, इसका शून्यक होगा, तो रखो बराबर 0 करो। तो -5 रखेंगे तो माइनस का 125 आ जाएगा, और यहाँ -5 करेंगे तो 25 का a आ जाएगा, और यहाँ -5 रखो तो माइनस का 5a आ जाएगा, और ये माइनस का 15 बराबर, क्योंकि शून्यक है तो रखने पे बराबर 0 आ जाएगा, तो बराबर 0 कर दिया, हल कर लो, यहां से आ जाएगा 20 का a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 130 140 उधर भेज दिया, 140 0 से 0 उड़ाया, और ये 7 आ गया भैया, 1 बराबर 7 आंसर आ चुका है। मिलाओ हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये हमारा DSSB ये 23 सितंबर 2018 में आया था। ठीक है, 9 AM टाइम वाइम सब दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, मैं क्वेश्चन से लेना देना है। 29वां क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y, a1 b1x plus c1y equal to a1 c2x plus a2y equal to b2 has infinite number of positive solution। इनफाइनाइट नंबर का केस कौन सा है, एक ही केस है। देखो बराबर कहां लिखा है, ये तो हमारा नो वाला है क्या, नो वाला। एक चीज देखो, ऐसा तो नहीं कोएफिशिएंट बदल दिया हो इन्होंने, क्रम से है कि नहीं, देखो यहां से कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं इसमें। देखो यहां पर देखो, पहला समीकरण क्या है, यहां पे कुछ मिस्टेक क्या है, 2 वेरिएबल x एंड y। ठीक है, यहां देखो, यहां से देखो x का कोएफिशिएंट b1 है, यहां क्या c2 है, तो b1 अपान c2, यहां से y का कोएफिशिएंट है c1 और यहां से है a2, तो ये बराबर होंगे, और यहां से a1 और वहां से b2, यहां से a1 और वहां से b2, ये तीनों बराबर होने चाहिए। किसके लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब मैच कराओ, तो b1 अपान c2 कहां है भैया, यहां से देखो b1 अपान c2 है कहीं पे, a1 अपान यहां से क्या है, यहां देखो इन दोनों में एक आसन है हमारा, यहां से देखो a1 अपान b2 लिखा है। ठीक है, a1 अपान b2, तो इसमें b2 का यूज ही नहीं किया गया है, पहली बात तो इसमें कहीं b2 है क्या, ये b2 है, तो a1 अपान b2, देखो a1 अपान b2 ये लिखा है, a1 अपान b2 ये लिखा है, और b1 अपान c2 कहाँ है, ये देखो b1 अपान c2 यहाँ लिखा है,
और ये C1/A2, C1/A2, ये C1/A2, ये देखो ये लिखा है, ए आंसर इसका करेक्ट हो गया। आसान था, बस में ढूंढना था, कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो A1/A2 कर रहे हैं, ऐसा है नहीं B1/B2 C1। देखो ऐसा इसलिए किया गया, देखो कंफ्यूजन कितना कितना बेवकूफ बनाया है। इस क्वेश्चन को कोई पढ़ता तो कहता कि इसका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का ये वाला है, A1/A2, B1/B2 C1/C2, डी पर मार के चले आते, लेकिन ऐसा नहीं भैया, क्वेश्चन बनाया गया तो कुछ सोच कर बनाया गया। DSSB का लेवल है, ये 23 सितंबर 2018 का था, यहाँ पे रुकना था, समझना था, लिखा क्या है B1/C2 था। देखो ये दोनों तो होते ना, इन दोनों पे आप आंख बंद करके काट देते, इन दोनों में डाउट था, तो यहाँ देखो B1/C2 कहाँ लिखा है, B1/C2 बीच में लिख दिया देखो इन्होंने, और C1/A2 कहाँ लिखा है, ये देखो C1/A2, A1/B2 ये लिखा है, तो आंसर ऐसे मिलाना था, इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराए हैं, एक एक क्वेश्चन पे हमने आपको फोकस कराया है, कैसे क्वेश्चन को करना है, एग्जाम में कैसे समय बचाना है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन, हिंदी में दोनों दिया है, यहाँ पर तो अकेला अंग्रेजी में था। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसका, अब तो गूगल आ चुका है, वहां पर अपना ट्रांसलेट कर सकते हो। लैंग्वेज बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, हिंदी अंग्रेजी दोनों समझा आपको हिंदी में है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो आपको चीजें समझ में एक एक चीज आए, यही आपसे उम्मीद करते हैं। अगर कोई दिक्कत फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि कमेंट्स बॉक्स में आ रहे हैं स्टैटिक डायनामिक्स के भी आप पढ़ाइए, है ना। तो और ग्रुप थ्योरी पढ़ाए, तो ये सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे, आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी डेटा नहीं, तो डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको जितना मेरी तरफ से मिल जाए वो आपका सॉलिड होना चाहिए, उसमें आपका कोई इकबट ना हो। तो आपको जो भी चीजें मिलेंगी आपको बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छी जानकारी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, इस चैनल को ज्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा तक लोगों तक लाभ पहुंचे। बस इतनी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को बड़ा बनाने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।